हिंद वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप के ऊपर आधारित है। आज के इस चैप्टर में हम भारत में पाई जाने वाली विभिन्न स्थल आकृतियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, जैसे पर्वत हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए। आज के इस चैप्टर में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भारत में इन विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी विशेषताएं क्या है एंड कितने प्रकार की और कौन कौन सी स्थल आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। बेसिकली अगर आपको किसी भी देश का भौतिक स्वरूप समझना है तो वहां की स्थल आकृतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आज के इस चैप्टर में चूंकि हमें भारत का भौतिक स्वरूप समझना है, इसलिए भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों को आज के इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इससे पहले कि आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें, एक बार देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन सी स्थल आकृतियां हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहां पर बात की गई है भारत की विभिन्न स्थल आकृतियां। यहां पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे, बेसिकली यहां पर बेसिक जानकारियां दी गई हैं भारत में पाई जाने वाली भू आकृतियों के बारे में, जैसे पर्वत हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। तो इनका निर्माण कार्य कैसा, निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, उसके बारे में बेसिक जानकारी यहां पर थोड़ी बहुत दी गई है। ठीक है। इसके बाद में विभिन्न स्थलाकृतियों के कारण, जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भारत में पाई जाती हैं, उसके पीछे के प्रमुख रीजंस क्या हैं वो हम यहां पर समझेंगे। अच्छा, क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में एक बहुत ही, अगर आप देखोगे क्लास 9, 10, 11, 12, तो इनकी एनसीईआरटीज में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बेसिक चीजें बहुत ही कम है। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बेसिक चीजों की कमी आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमने जो एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी के, इसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि हर एक चीज की बेसिक बातों को भी हमने नोट्स में ऐड किया हुआ है। जब हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था, तो इसके साथ ही साथ हम 9 to 12 की क्लासेस को भी लेकर चलना चाहते थे, लेकिन जब हमने 9, 10, 11 के नोट्स को देखा, नोट्स बनाने के लिए जा रहे थे, इसकी एनसीईआरटी को पढ़ा, तो हमने देखा कि भाई इसको अलग रखना ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्लास 6 से 1 लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी में बेसिक चीजें बहुत ज्यादा है, हर एक चीज की डेफिनेशन से लेकर के उसको बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। वही 9, 10, 11, 12 में आपको बेसिक चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की अलग सीरीज रखी एंड 9 to 12 की एनसीईआरटी की सीरीज को अलग रखा। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एंड साथ ही साथ क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो भी हम उसी टाइम लेकर के आ गए थे एंड इसी नंबर 1 के वीडियो के बाद में चैप्टर 2 की ओर जब हम बढ़े तो हमने इस चीज को नोटिस किया था कि बेसिक चीजें बहुत ज्यादा कम है, तो उसके लिए हमें अलग से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। एंड क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो एनसीईआरटी है, इसकी भी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं तो नोट्स के लिए हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमने नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंड स्टोर के माध्यम से आप जाकर के एनसीईआरटी के नोट्स हमारे लिंक से जाकर के परचेस कर सकते हैं। एंड हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी के नोट्स, क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज तीनों चीजें अवेलेबल होंगी। 8 से 10 दिन के अंदर हम ऐप लॉन्च कर देंगे और उसके अंदर फिर जाकर के एक ही जगह पर इन सभी चीजों को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। ठीक है, तो विभिन्न स्थलाकृतियों के कारण क्या रहे हैं ये हम यहां पर समझेंगे। अब चूंकि एनसीईआरटी में बेसिक चीजें बहुत कम दी गई थी, इसलिए अगर आप इसमें देखोगे तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बस बता दिया गया कि इन सभी के पीछे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये कार्य करता है, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया गया था, तो हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को भी यहां पर ऐड किया है एंड इसके बारे में कुछ बेसिक चीजों को यहां पर रख लिया है, ताकि आप जो टॉपिक हम यहां पर एक्सप्लेन करें उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक एक टॉपिक बहुत बारीकी से आपको समझ में आ जाए। वैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को अगर आप देखोगे तो ये कई सारे सिद्धांतों से मिलकर के बना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, 3
से 4 घंटे की क्लास होगी अगर हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस आज के इस चैप्टर में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से जुड़ी हुई जितनी बातें उनको हम यहाँ पर समझेंगे। इसी में अगर हम देखें तो अपसारी परिसीमन हो गया, अभिसारी परिसीमन हो गया, रूपांतरण परिसीमन हो गया, तो इन सभी चीजों को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गोंडवाना भूमि, टेथिस सागर, ये दो बिंदु भी हमने अलग से ऐड किए हैं ताकि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाए। भारत जो है तो यहाँ से चल करके कैसे यूरेशियन प्लेट से टकराया, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी प्रक्रिया को हम यहाँ पर आज के इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण, ये आपके चैप्टर का ही टॉपिक है। यहां पर अगर हम देखें तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एंड द्वीप समूह। इन 6 के 6 को बहुत ही बारीकी से आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, फिर जब हम डिस्कस करेंगे तब आप लोग देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिस्कस करेंगे, इसका वर्गीकरण, ठीक है, देखेंगे कि कैसे निर्माण काल के आधार पर और नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। अगर हम देखें तो निर्माण काल के आधार पर हिमालय को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एंड अगर हम नदियों के आधार पर देखें तो इसे 3 से 4 कितने हैं, हाँ 4 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया। हर एक का हमने मैप रखा है, ठीक है। एंड मैप के अलावा चार्ट वगैरह भी हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर समझेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। उत्तरी मैदान, इसका भी हमने मैप पूरा रखा हुआ है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको भी बहुत डिटेल में हम समझेंगे। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, अभी चूंकि इसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त करनी है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत देश के इस इलाके में आपको देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इतने बीच में आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है और ये मध्य का पठार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड हो गया ये, और मालवा का पठार हो गया, ये दक्कन का पठार कहा जाता है, दक्कन प्लेट, ये कर्नाटक का पठार कहा जाता है, और ये वाला तेलंगाना का पठार कहा जाता है, ठीक है। तो पठारों के बारे में भी हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को, ठीक है, एक एक पठार को। जैसे कि मध्य उच्च भूमि के जो पठार हैं, ठीक है, मध्य उच्च भूमि के पठार है, इनको सबसे पहले में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर दक्कन का पठार हो गया, तो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, इनको भी डिस्कस करेंगे। भारत देश का अगर आप मैप देखोगे तो ये वाला जो घाट, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है और इस वाले घाट को पूर्वी घाट कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर भारतीय मरुस्थल जो कि राजस्थान और गुजरात साइड में आपको देखने को मिलता है, इसको भी बहुत बारीकी से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान जिसमें आपके गोवा वगैरह के क्षेत्र आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पश्चिम तटीय मैदान को और पूर्वी तटीय मैदान को, ठीक है, दोनों को बहुत ही बारीकी से। चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। फिर द्वीप समूहों को डिस्कस करेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये दोनों द्वीप समूह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को समझेंगे। अभी लक्षद्वीप के ऊपर काफी मतलब ट्रेंडिंग पे इसके टॉपिक चल रहे थे, तो इसको थोड़ा सा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये चैप्टर है इसको पहले हम 4 पार्टों में आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर चारों पार्ट के वीडियोस को एक ही में ऐड करके इसका एक सिंगल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 4 पार्ट में इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि अलग अलग टॉपिक को आप एक बार पहले समझ लें, फिर रिवीजन के तौर पर अगर चाहें तो पूरे चैप्टर को एक साथ डिस्कस करें। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर आज के इस चैप्टर के। इससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दी है। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चंस क्विज के रूप में हमने वहां पर प्रोवाइड किए हैं, जिसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है हमसे प्रिपरेशन से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, व्हाट्सएप चैनल से लेकर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूज करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे सामने आपको मिलती है भारत की विभिन्न स्थलाकृतियां, ठीक है। तो थोड़ा बारीकी से इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अगर हमने यहां पर इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझ लिया तो आगे के टॉपिक समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आपसे कहेंगे, अगर आपने क्लास 7 के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी को, तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से थोड़ा सा डीपली कनेक्टेड रहता है। कई सारी चीजों को हमने वहां पर बहुत बेसिकली समझा था, जो यहां पर उतनी बेसिक चीजें दी नहीं गई हैं, बट हम समझेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है
भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है, विशाल देश की जो बात की गई है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि भारत की विशालता कितनी है। विभिन्न स्थलाकृतियां तो हम जानते ही हैं, भारत में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, इसके अलावा तटीय क्षेत्र, सब कुछ देखने को मिलता है। अब भारत की विशालता की बात हमने चैप्टर नंबर 1 में यहां पर की थी, तो एक बार आइए उसी पर चलते हैं और देख लेते हैं। अगर हम भारत के आकार की बात करें, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये हमारा भारत देश अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई आपको मिलती है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी इलाका हो गया, ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई देखें, ठीक है, पश्चिमी ये पूर्वी, अगर हम चौड़ाई देखें तो है 2933 किलोमीटर। अगर हम पूरे भारत का क्षेत्रफल देखते हैं तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के पास में जितनी भूमि है वो पूरे विश्व का 2.4% इलाका है। ठीक है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस बात को भी आप याद रखना। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो वो आपको पता है। ये भारत का मैप है, एंड अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है भारत की, वो है कितनी? एक मिनट, वो है 3214 किलोमीटर। अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। देखो, ये कुछ ऐसे फैक्चुअल टॉपिक होते हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना कि इस पर कई बार वन क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभी इसी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक थोड़े से ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। हर प्रकार की भू आकृतियां अर्थात ऐसा देश जहां पर सभी तरह की स्थल आकृतियां पाई जाती हूं। ठीक है, तो आइए देखें, जैसे कि अगर आप देखोगे तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। अगर आपसे पूछे कोई कि कोई एक ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर हम घूमने के लिए जाएं तो वहां पर हर प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिल जाएं, तो एकमात्र भारत देश ही ऐसा है। अगर आपको ठंडे इलाके में घूमना है, बर्फीले इलाके में, बर्फ वगैरह में जाना है, तो मनाली वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहां पर लद्दाख हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, यहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, अगर रेगिस्तान में जाना है, ठीक है, रेतीले इलाके में बहुत गर्म जाना है, तो राजस्थान चले जाओ। अगर आपको द्वीप समूह में जाना है तो लक्षद्वीप हो गया, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, वहां चले जाओ। पठार पे जाना है, ठीक है, तो दक्षिण का पठार हो गया, वहां पर आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा मैदानी इलाका तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा पंजाब हो गया, ये आपको उत्तरी इलाके में उत्तरी मैदान देखने को मिल जाए। पर्वतीय इलाके, हिमालय पर्वत श्रृंखला, वहां पर चले जाओ तो पर्वतीय इलाके। लगभग हर प्रकार की भू आकृतियां भारत देश में पाई जाती हैं। अच्छा, यहां विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है। अच्छा, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा बारीकी से हम समझते हैं। हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में सेलों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती, अर्थात सेलें अगर हम देखें तो कोई एक तरह की होती भी नहीं है। जब हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इस टॉपिक को समझा था तो हमने कहा था कि सेलों का जो निर्माण होता है वो 3 तरह से होता है। कितने? 3 प्रकार की सेलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी आग्नेय सेल, दूसरी होती है अवसादी सेल, और तीसरी होती है कायांतरित सेल। अगर आपने इसको नोट नहीं किया था तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली होती है आपकी कौन सी? आग्नेय सेल। ठीक है, आग्नेय। दूसरी होती है आपकी कौन सी? अवसादी। तीसरी होती है आपकी कायांतरित। 3 प्रकार की सेलें पाई जाती, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल। ठीक है, अब जो ये सेलें हैं, इन अलग अलग प्रकार की सेलों से अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो आग्नेय सेल की अगर बात करें तो ये सेलें जो हैं, एक मिनट, ये अलग अलग प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। अगर हम आग्नेय सेलों की बात करें तो ये सेलें लावा और मैग्मा के ठोस होने से बनती हैं। जब कभी भी क्या है कि कोई ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी से जो लावा और मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, उससे ठोस होकर के जो चट्टानें, जो सेलें बनती हैं, उनको हम कहते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी आग्नेय सेल, एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल। क्लास 7 के एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर जाकर पढ़ लेना। अवसादी सेलों की अगर हम बात करें तो अवसादी सेल जो है, इनमें अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो चूने का पत्थर हो गया, डोलामाइट हो गया, फास्फेट हो गया, लवण हो गए, बलुआ पत्थर हो गए। इनका निर्माण कैसे होता है? इसको संधि विच्छेद कीजिएगा। अवसाद
और दी, ठीक है। तो अवसाद जब इकट्ठे होकर के एक जगह पर जमा हो जाते हैं और लंबे समय पर उसके ऊपर दबाव पड़ता है लंबे समय तक, तब उससे जिस सेल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवसादी सेल। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसी स्थान पर आप देखोगे, एग्जाम्पल के रूप में मिट्टी ना, क्या है कि मिट्टी पानी से बह करके आ जाए, ठीक है, एक जगह पर जमा हो जाए, अब लंबे समय तक उसके ऊपर दबाव पड़ता रहे तो वो ठोस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अवसाद जो होते हैं नदियों के माध्यम से बह के आ गए, हवा के ऊपर उड़ के चले आए हवा के साथ में और एक जगह पर जाकर जमा हो गए। ये राजस्थान वगैरह में आपको रेगिस्तानी इलाकों में जहां देखने को मिलते हैं, जहां पर बलुआ पत्थर बन करके ठोस होकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अवसादी सेल का एग्जाम्पल सेल खड़ी यहां पर दिया गया, चूना, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। ये मुलायम होते हैं, बहुत मतलब कठोर नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रकार की सेल इनको कहा जाता है। तीसरा कायांत्री सेल की अगर हम बात करें तो जब बहुत लंबे समय तक कुछ अवसाद जमा रहते हैं, कुछ जीवों के अवशेष एक ही जगह पर जमा रहते हैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है, तब उससे उन अवशेषों का रूपांतरण हो जाता है, उससे जिन सेलों का निर्माण होता है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, तो ये कायांत्री सेल का एग्जाम्पल है कोयला, ठीक है। कोयला जो है ये कायांत्री सेल का एग्जांपल है। कोयला के निर्माण कैसे होता है ये आपको पता होगा, ठीक है, क्लास 9 की आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जब एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक जीवाश्म जमा रहते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो उसे उससे रूप परिवर्तित होने के बाद में जो सेल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या कायांतरी सेल, ठीक है। इनकी काया जो होती है, कायाकल्प होती है, वो बदल जाती है, ठीक है, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कायांतरी सेल कहते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो यहां अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। अगर आप हमारे पठारी इलाके में आओगे, ठीक है, तो यहां पर अलग प्रकार की सेलें मिलेंगी, राजस्थान में अलग प्रकार की, उत्तर के मैदान में अलग प्रकार की, कहीं पर संगमरमर के पत्थर भी मिलते हैं, बलुआ पत्थर भी मिलते हैं, ठीक है। आप अगर पठारी इलाके में जाओगे दक्षिण भारत की तरफ तो वहां पर आपको आग्नेय सेलें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की सेलें हमारे यहां पर पाई जाती है, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर भी हैं और कुछ सेल खड़ी अर्थात चूना पत्थर की तरह मुलायम भी होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंग में विभिन्नता भी पाई जाती है। अच्छा, मृदा के रंगों में भिन्नता के कारण क्या होते हैं? देखो, मृदा का जो निर्माण होता है ये सेलों से ही होता है, चट्टानों से। इसके पीछे अगर आप देखो तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया जो है वो कार्य करती है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ये भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था, ठीक है। जब कोई सेल टूटती है तो उसे कहते हैं अपक्षय, ठीक है। टूटने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, पानी बहुत उसके ऊपर पड़ा या हवा बहुत तेज चली, इससे क्या है कि सेल बहुत बड़ा पत्थर था टूट गया, पानी बरसा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मानवीय क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। तो जब कोई सेल टूटती है तो उसे कहते हैं अपक्षय। अपर्दन भाई उस स्थान से बह करके, उड़ करके या फिर किसी अन्य क्रिया के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका जो मलबा होता है वो पहुंच जाए तो उसे कहते हैं अपर्दन, अपर्दित होकर वहां पहुंच गया। और निक्षेपण जहां पर जाकर जमा हो जाए, ठीक है। तो जो मृदा का निर्माण होता है ये किसी न किसी तरह से सेलों से ही होता है, ठीक है। अब जब सेलों से इनका निर्माण हो रहा है और सेलें विभिन्न प्रकार की हैं तो मृदा भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी होती है। इनमें से अधिकतर विविधताएं सेलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण ही होती है। अब चूंकि सेल विभिन्न प्रकार की हैं तो सेलों से बनने वाली मृदा भी विभिन्न प्रकार की होगी। वही चीज यहां पर बताई गई, वही चीज मैंने आपको बताई। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अगर हम भारत की भूमि को देखें तो इसमें आपको भिन्नता बहुत अधिक देखने को मिलेगी। क्यों? इसका कारण भी समझ लीजिएगा। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? भूगर्भीय तौर पर अगर हम भूगर्भीय हमारे पृथ्वी का अध्ययन करें, ठीक है, भूगर्भीय काल अगर हम देखें, भूगर्भीय काल बहुत करोड़ों वर्षों के होते हैं, ठीक है। अगर हम भूगर्भीय वैज्ञानिक लोग होते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भूगर्भीय तौर पर अगर हम पृथ्वी का बहुत लंबे समय का अध्ययन करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने को मिलता है, दक्षिण का पठार, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम अर्थात बहुत पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। कहते हैं कि भाई ये जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत की भूमि का सबसे स्थिर भाग है। जब भूकंप भी आता है तो ये हिलेगा नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाल ही के भूकंप जो आए हैं इन्होंने इस तरह इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही की बनी स्थलाकृतियां हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अगर हम भारत की भौतिक भिन्नताओं को देखें
विभिन्नताओं को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत ही स्थिर भाग है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो भूकंप की वजह से ये भी मतलब इतना स्थिर रह नहीं गया। इसके अलावा भारत में जो हिमालय पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी मैदान पाया जाता है, ये हाल ही में बना है, ये नया है। अगर हम पृथ्वी की उम्र को देखें और हिमालय उत्तरी मैदान की उम्र को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। करोड़ों अरबों खरबों साल पुरानी पृथ्वी है और अभी हिमालय और जो उत्तरी मैदान, इसका निर्माण अभी कुछ कई लाख साल पहले हुआ है, ठीक है। तो जहां खरब वर्ष पुरानी पृथ्वी, वहां पर कई लाख साल पहले अगर जब इसका निर्माण होगा तो ये नया कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं हिमालय पर्वत जो है एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, एक नया युवा वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है, एक नया वलित पर्वत, ठीक है। इसका कैसे इसका निर्माण हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ठीक है। अच्छा, भूगर्भ के बारे में आपको पता है भूगर्भीय काल क्या कहते हैं? देखो, भूगर्भीय काल को पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। भूगर्भीय काल का अर्थ होता है भूमि के निर्माण के प्रारंभिक युग, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि भाई भूमि तो थी ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर हर जगह जल ही जल था, ठीक है। जल के अंदर पृथ्वी थी, सॉरी, जल के अंदर भूमि पाई जाती थी। तो जिस तरह से भूमि का निर्माण हुआ है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है उसी को कहते हैं भूगर्भीय काल, ठीक है। तो भूमि के निर्माण के प्रारंभिक युग को हम भूगर्भीय काल कहते हैं, ठीक है। इस समय ये वो समय था जब पृथ्वी ग्रह के निर्माण की शुरुआत हो रही थी और उसकी सतह पर भौतिक और जैविक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। तो भूगर्भीय काल कौन सा काल है? जब पृथ्वी जो हमारी है इसके ऊपर निर्माण हो रहा था, पृथ्वी ग्रह के निर्माण की शुरुआत हो रही थी और इसके सतह पर अर्थात जमीन, इसके जो ऊपरी भाग है जिस पर आज हम लोग रहते हैं, यहां पर तरह तरह के भौतिक और जैविक परिवर्तन होने में लगे हुए थे। उस काल को हम कहते हैं भूगर्भीय काल। और भूगर्भीय काल को का अध्ययन करने वाले लोगों को हम कहते हैं भूगर्भीय वैज्ञानिक। इनका जो अध्ययन करते हैं भूगर्भीय काल के बारे में, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले लोगों को हम भूगर्भीय वैज्ञानिक कहते हैं। तो इन वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग क्यों है? और ये जो आपका प्राचीनतम एक प्रायद्वीपीय पठार है, इसे स्थिर भाग क्यों कहा गया और हिमालय पर्वत को अस्थिर भाग क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप प्रायद्वीपीय पठार को देखोगे, ठीक है, तो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम अर्थात बहुत पुराना भाग है। ये पृथ्वी में बहुत पहले ही आ गया था, ठीक है, हमारी धरती पर इसका निर्माण बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए धीरे धीरे ये स्थिर हो गया। अगर हम ऐसे हिमालय पर्वत को देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखें, तो चूंकि इसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है इसलिए ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, ठीक है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, अर्थात ये युवा है, इसका निर्माण अभी हुआ है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जरूर निक्षेप से, हाँ, तेज बहने वाली नदियां, इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहां पर जो भारत में सॉरी ये जो हिमालय पर्वत है, ये इसकी जो मतलब संरचना है, ठीक है, इसकी जो संरचना है वो एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जा रहे हैं। अब भाई जब युवा कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसका अगर आप शरीर देखोगे तो एकदम मजबूत तंदुरुस्त शरीर होता है कि नहीं होता है? उसकी बाह मजबूत होगी, मतलब डोले सोले अच्छे होंगे, ठीक है, उस सतर होकर चलेगा, उसके बाल भी अच्छे खासे होंगे। इसी तरह से अगर आप हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो में ऊंचे शिखर पाए जा रहे हैं, गहरी घाटियां हैं जिनका निर्माण अभी हुआ है। अगर बहुत पुराना होता तो घाटियां हो सकता भर गई होती। तेज बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, भाई युवा बहुत तेज भागता है, खाना पीना खूब खाता है, ठीक है, तो तेज बहने वाली नदियां भी इस पर पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है ये युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। और वहीं अगर हम उत्तर के मैदान को देखें, ठीक है, तो ये जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जलोढ़ निक्षेप का अर्थ क्या होता है? तो जलोढ़ निक्षेप के अर्थ को समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ निक्षेप का अर्थ होता है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यहां से बहकर आने वाली जो नदियां होती हैं, ठीक है, ये अपने साथ में कुछ अवसादों को लेकर के आती हैं। हुआ क्या था, जब हमारी जो ये इंडियन प्लेट है, इसको आगे समझेंगे, ठीक है, इसको आगे समझेंगे, अभी बस जलोढ़ निक्षेप को समझ लो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, उत्तर का जो मैदान है ये जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ठीक है। जब हिमालय पर्वत के ऊपर से नदियां बहकर के आई तो पर्वत के ऊपर इन्होंने कटान भी की, वहां से मिट्टी काट के लाई और उसी मिट्टी को उत्तर के मैदान में आकर इन्होंने क्या किया, यहां पर निक्षेपित कर दिया, अर्थात यहां पर छोड़ दिया। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण हमने अभी आपको बताया था। वहां से अपक्षय करके लाई, अपर्दन यानी कि वहां से बहाकर लाई, और निक्षेपण अर्थात उत्तर के मैदान
मैदान में इसे छोड़ दिया, इससे उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। क्या कहा जा रहा है, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो ये एक तो आग्नेय और दूसरा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों से बना है, और यहां पर जो घाटियां देखने को मिलती हैं वो चौड़ी हैं। यहां पर जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं, वो आपको मिलती है कम ऊंची, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, अब बहुत पुराना हो चुका है तो जो यहां पर पहाड़ियां थी वो ऊपर से घिस चुकी हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पानी बरसा, इससे इसका कटान हुआ और बहुत सारी क्रियाएं हुई जिस वजह से इनकी जो पहाड़ियां थी वो कम ऊंची रह गई हैं, और जो घाटियां हैं वो यहां पर ऊंची होंगी पहले। ठीक है, अब ये चौड़ी होगी क्योंकि इनके ऊपर का जो सतह था वो घिस गया होगा, या फिर कहें कि भाई इसका अपर्दन हो गया होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है। अगर आप देखो तो यहां पर खदानें काफी मिलती हैं देखने को। ठीक है, तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो जैविक पदार्थ थे वो दबते चले गए। ज्वालामुखी विस्फोट होता था, यहाँ पर इसकी सतह पर परिवर्तन होता था, जो लावा निकलता था तो लावा के अंदर वो जो जो जैविक पदार्थ थे वो दब जाते थे। ठीक है, लंबे समय में उनका रूपांतरण हो गया, इसलिए यहाँ पर रूपांतरित शैलें अर्थात कायांतरित शैलें ये भी पाई जाती हैं और आग्नेय शैलें भी पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न स्थलाकृतियों के कारण क्या हैं इनको समझने के लिए। आखिरकार इतनी सारी स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण को समझते हैं। तो एक ही बिंदु इसमें दिया जा रहा है, फिर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझेंगे। तो भारत एक विशाल भूभाग है, हम पहले ही समझ चुके। ठीक है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। विभिन्न भूगर्भीय काल अर्थात किसी एक ही टाइम पीरियड में एक ही बार में इसका निर्माण नहीं हुआ। यहां पर अगर हम देखें, अच्छा भूगर्भीय काल एक दो हम आपको बता देते हैं। एक आपका क्रिटेशियस युग मिलता है, एक परमेनियन युग मिलता है, एक आपको जियोलॉजिकल पीरियड मिलता है। ठीक है, तो कई सारे पीरियड हमें देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकल पीरियड अर्थात भूगर्भीय काल। ठीक है, इसमें हमने दो एग्जांपल आपको दिए, एक आपको क्रिटेशियस युग और एक आपका परमेनियन युग। ठीक है, तो ये आपको विभिन्न भूगर्भीय काल को इंग्लिश में हम कहते हैं जियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, इसमें विभिन्न जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान भारत का निर्माण हुआ। तो यहां पर क्या है कि कई बार इसकी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, फिर क्षय हुआ, फिर निर्माण हुआ। ठीक है, इससे अगर हम देखें तो हमें भारत में कई सारे उच्चावच, कई सारी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। भारत में विभिन्नताएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। आइए इस चीज को डीपली समझते हैं। तो इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया, अर्थात यहां पर पाए जाने वाले जो ऊपरी इलाका था, जो क्षेत्र थे, इसको प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य क्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण एवं संशोधन हुआ है। जैसे हमने अभी देखा जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, एक बार इसको हम बता ही देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जो आपकी ये वाली थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये आपकी इंडियन प्लेट थी। ठीक है, ये आपकी इंडियन प्लेट थी। जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, तो यहां पर तो था आपका ये वाला पठारी इलाका। ठीक है, और ये वाला इलाका खाली था। ठीक है, अब जो ये जाकर यहां पर जब ये टकराया तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ये तो यहां पर तो ठोस इलाका था। ठीक है, तो ये आगे धस गया थोड़ा सा, और ये जो इलाका था यहां पर बन गई द्रोणी, ये ऊबड़ खाबड़ इलाका बन गया, ऐसा उबड़ खाबड़ इलाका बन गया। आप कभी देखना जब ये यहां पर टकराया तो यहां पर बन गई पर्वत श्रृंखला, ये वाला और नीचे धस गया। ठीक है, टक्कर हुई जाकर के, और जो ये वाला इलाका था यहां पर द्रोणियां बन गई कई सारी, ये मैदानी इलाका था। ठीक है, यहां पर ऊबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण हुआ। जब जमीन का निर्माण हुआ तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बना, अच्छा यहां पर पहले था सागर। ठीक है, सागर था, जब ये ऊपर टकराया जाकर के तो सागर से जो पानी था कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, और जब ये ऊपर उठा तो नदियों के रूप में इधर भी आया। जब इधर आया तो पर्वत के ऊपर से मिट्टी को काट के उसका अपक्षय किया और अपर्दित कर करके लाया, और इस इलाके में यहां पर मिट्टी को छोड़ दिया। जब यहां पर छोड़ा तो यहां पर जो द्रोणी वाला इलाका था, ऐसे मतलब उबड़ खाबड़ जमीन थी, तो यहां पर के ऊपर जब पानी निकला तो जो वहां से मतलब कंकड़ पत्थर अवसादों को छांट के लाया वो इन द्रोणियों में डालता चला गया। इससे क्या हुआ कि यहां पर मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन जो आपकी रह गई थी। ठीक है, अब आगे चलकर इसको और बारीकी से समझेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं, ठीक है, एक तो भूगर्भीय निर्माण हो गया कि कई सारे मतलब
टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम पीरियड पे इसका निर्माण होता रहा, विनाश होता रहा। एक आपको डायनासोर वाला युग देखने को मिलता है, उस समय अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती रहीं। जब अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो इसके द्वारा वर्तमान उच्चवचों का निर्माण भी हुआ। जैसे कि अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर कई सारी द्रोणियों का निर्माण हुआ, कई सारी झीलों का निर्माण हुआ, ठीक है, वहां पर रहने वाले इलाकों का निर्माण हुआ। इसी तरह से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ और संशोधन भी हुआ, ठीक है, उत्तर के मैदान में। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारे संशोधन भी हुए। इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने वाला एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आज की इस चैप्टर का सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन हम बैठे ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आज के इस चैप्टर से जो संबंध है, इतनी बारीकी से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहेंगे कि ये कठिन था। बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता कठिन, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर में कमेंट करके बताना अगर समझ में ना आए, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जो यहां पर बताया जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहां पर बारीकी से समझें। क्या कहा जा रहा है? इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने वाला, अर्थात जितने भी प्रकार की अभी यहां तक हमने घटनाएं देखी हैं यहां पर जो हुई हैं, ठीक है, इन सभी घटनाओं की व्याख्या करने वाला एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अच्छा, इसे सर्वमान्य सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसको भी आप समझ लो। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसी एक अकेला, कोई एक अकेला सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत में आपको कितने 5 से 6 सिद्धांत का मिश्रित रूप है। ये का मतलब हम कैसे देखो, सबसे पहली बात तो यह कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित जिन्होंने किया था उनका नाम था हैरी हेस, ठीक है, इनको प्रतिपादन का श्रेय जाता है। इसके अलावा एक मैकेंजी थे एंड एक पार्कर थे जिन्होंने 1967 में इसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। अगर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में देखें तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख के नहीं आपको बताऊंगा, इसमें 6 अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का समग्र मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे पहला है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तीसरा है चट्टानों की विशेषताएं, ठीक है, चौथा आपको देखने को मिलता है पृथ्वी का घूर्णन, उसका भी इसमें काफी अधिक रोल रहता है। पांचवा आपको देखने को मिलता है पुरा चुंबकत्व। ये जो टॉपिक है ये मेंस में ज्यादा काम आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इसका रिलेटेड रहता है। एंड छठा है तैराव का नियम, ठीक है। तो जो आपको पांचवा और छठा मिलता है पुरा चुंबकत्व और तैराव का नियम, इसका आज के इस चैप्टर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऊपर के जो 3 हैं, एक जैसे कि एक आपका हो गया सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और तीसरा चट्टानों की विशेषताएं और चौथा पृथ्वी का घूर्णन। ये 4 नियम आज के इस चैप्टर में हमें समझने को मिलेंगे। इनका आज के इस चैप्टर से डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। तो एक एक करके आइए इनको समझते हैं एंड आज के इस टॉपिक को और भी अधिक इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आज के इस चैप्टर में हमने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में चीजों को रखा है, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम एक एक करके बाकी चीजों को समझेंगे। पहले बिंदु में कहा जा रहा है इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी, ठीक है, हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में समझा था, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का के ऊपर 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, 3 लेयर पाई जाती है। अंदर वाले भाग को हम कहते हैं क्या, कोर या फिर क्रूड कहते हैं, बीच वाले भाग को कहते हैं मेंटल, और तीसरा जो ये वाला इलाका है इसको हम कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? परपटी, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, ऊपर की जो परपटी है ये 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशन और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। भाई इतनी सारी की, इसी में देखो केवल एक ही डेफिनेशन में हमने पूरे के पूरे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समाहित करके रख दिया। अगर आपको एक लाइन में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बताना है तो इससे अच्छी डेफिनेशन आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है इसकी ऊपरी परपटी को एक तो 7 बड़ी और दूसरा कुछ छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। अब जो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें, इनको मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बता देता हूं, ठीक है। कुछ छोटी हैं एंड इसके अलावा कुछ 100 से अधिक प्लेटें ऐसी हैं जो सूक्ष्म प्लेट कही जाती है, जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके नाम मतलब ऐसे यूजली नहीं रखे गए हैं, जिनके ऊपर प्रश्न आता भी नहीं है, ठीक है। बड़ी और छोटी प्लेटों के ऊपर आता है। तो अगर हम बड़ी प्लेटों की बात करें, जो 7 बड़ी प्लेटें, नोट कर लीजिएगा। एक आपकी है यूरेशियन प्लेट। एक मिनट, मैप में रखा है तो मैप में ही मैं आपको बता देता हूं।
यहां पर एक आपकी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अच्छा, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है। अब गोल पृथ्वी को हम यहां पर मतलब चार्ट में रख के तो समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब भी आप एग्जाम में जाकर के बैठेंगे एंड वहां पर लिखेंगे इसके बारे में, यूपीएससी मेंस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर 3D में आप तो कुछ बना नहीं सकते, ठीक है। वहां पर तो आपको चार्ट ही बनाना पड़ेगा। इसलिए चार्ट के माध्यम से ही समझा करो। अब हमारी पृथ्वी को यहां पर क्या है कि यहां से अगर आप देखो तो आधा यूरेशियन प्लेट यहां पर दे दिया गया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहां से आगे का इधर दे दिया गया, ठीक है। बाकी ये आपकी पृथ्वी का इतना भाग यहां पर दिया गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ही है, ठीक है। अब मतलब इससे क्या है ना, खोल दिया गया है, ठीक है, खोल के रख दिया गया है। हाँ, आगे बढ़े चार्ट के रूप में बिल्कुल चपटा कर दिया गया गोल की जगह पर, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट आपकी ये रही, ठीक है। सबसे पहली प्लेट आपकी है यूरेशियन प्लेट, जो कि ये दी गई इतनी बड़ी प्लेट है यहां पर जो दी जा रही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरी आपको मिलती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो कि ये रही यूरेशियन प्लेट होगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी, ये आपकी प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट काफी बड़ी है ये, आप देख सकते हो काफी बड़ी प्लेट है ये, ठीक है। प्रशांत महासागरीय। तीसरी जो मिलती है वो अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। कौन सी अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली रही। देखो अफ्रीकन प्लेट जो है ये इधर जाती है और ये आपको अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चौथी प्लेट देखें तो वो है अंटार्कटिका प्लेट, जो कि ये रही आपकी, ये वाली, ठीक है। ये अंटार्कटिका वाली प्लेट है, ये वाली। इसके बाद में आपको मिलती है पांचवी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और एक है साउथ अमेरिकन प्लेट। एक है आपकी उत्तर अमेरिकी प्लेट और एक आपकी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो दो प्लेटें ये आपकी होगी। इसके अलावा एक आपको मिलती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये वाली। तो ये 7 बड़ी प्लेटें आपकी होगी। अब यहां पर देखो, अगर हम इस मैप में देखें तो छोटी प्लेटें नहीं दी गई हैं, ठीक है। लेकिन एक दो मैं आपको बता देता हूं, बाकी छोटी प्लेटों के कुछ 4-5 के मैं आपको नाम बता दूंगा, जो कोई नोट कर लेना। एक आपको मिलती है नजका प्लेट, ठीक है, जो कि ये रही, ये आपकी नजका प्लेट है, ठीक है। एक मिनट, ये आपकी नजका प्लेट है जो कि छोटी प्लेटों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा एक आपको मिलती है कॉकस प्लेट, जो कि ये रही, ये कॉकस प्लेट है, ये नजका प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको मिलती है अरेबियन प्लेट, एक आपको मिलती है कैरिबियन प्लेट, एक आपको मिलती है फिलीपींस प्लेट, ठीक है, एक आपको मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके नाम डिटेल में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो मतलब छोटी प्लेटों के एक भी नाम नहीं दिए गए, मैंने 5 नाम आपको बता दिए, 20 से अधिक हैं। और सूक्ष्म प्लेटें और हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी पाई जाती हैं, ये 100 से अधिक हैं, जिनके नाम बिल्कुल भी मतलब नहीं दिए गए एनसीईआरटी में है। तो याद रखना, ठीक है। यहां पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। 7 बड़ी, ये तो कंफर्म है। छोटी प्लेटों में 20 से अधिक हैं, लेकिन हमने 5 का नाम यहां पर आपको बता दिए। 5 कौन कौन सी हैं? एक आपकी हो गई नजका प्लेट, दूसरी कॉकस प्लेट, तीसरी अरेबियन प्लेट, चौथी कैरिबियन प्लेट और पांचवी फिलीपीन प्लेट, ठीक है। ये 5 प्लेटें आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। अब हम इसको एक काम करते हैं, पहले से समझ लो, फिर हम चार्ट ड्रॉ करके आपको बताएं। कहा जा रहा है जब प्लेटें गति करती हैं, ठीक है, तो प्लेटों की गति की वजह से, प्लेटें गति क्यों करती हैं वो भी हम समझेंगे। जब प्लेटें गति करती हैं तो इसकी वजह से प्लेटों के अंदर और प्लेटों के ऊपर की ओर क्या होता है, जो यहां पर महाद्वीपीय शैलें हैं इनके ऊपर दबाव उत्पन्न होता है। अच्छा, प्लेटें गति क्यों करती हैं, इस चीज को ना थोड़ा सा हम बारीकी से समझते हैं। एक काम करते हैं, खाली स्थान ढूंढते हैं, ये वाला, एक मिनट। हाँ, इतने में हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो ये आपकी हो गई, ये ठीक है। ये हमने अब एक प्रकार से पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। यहां तक अगर हम देखें तो ये आपकी क्रोड हो गई, जो अंदरूनी वाली कोर जिसे हम कहते हैं। ये आपका हो गया मेंटल वाला एरिया, ठीक है। और ये आपका हो गया परपटी, जिसे हम अलग अलग नामों से भी, परपटी ही है, ठीक है। तो परपटी हिंदी में करें तो परपटी ही समझिएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए, क्रस्ट, इंग्लिश में से क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में से परपटी कहते हैं, ठीक है। ये वाले आपका मेंटल वाला इलाका है और ये वाला आपका कोर, जिसे हम हिंदी में कोर ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। या फिर और कुछ होगा, आंतरिक कोर है ये, ठीक है, ये इसे कोर कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये वाला इलाका है, ये जो परपटी है, ये पूरी चट्टानों से बनी हुई है। ये पूरी जो परपटी है चट्टानों से बनी हुई है। एक काम करते हैं, इसके लिए हम अलग कलर लिए ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसे हमने चट्टानों से रंग दिया। यहां पर पाई जाती आपकी हैं चट्टानें, ठीक है।
चट्टानें जो हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं। इसमें अगर हम देखें तो रूपांतरित भी हैं, कायांतरी चट्टानें भी हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानें भी हैं और अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर की चट्टानों में अंतर ज़्यादा है, लेकिन नीचे की चट्टानों की अगर हम बात करें तो उसमें अंतर आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये चट्टानें हैं और चट्टानें ठोस होती हैं, तो ये ठोस चट्टानें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ तक का भाग जो है वो आपको ठोस देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक भाग आपको मिलता है, इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। ठीक है, यहाँ तक आते आते देखो जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर अंदर की ओर जाओगे, ठीक है, तो होगा क्या कि अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी में अंदर की ओर बढ़ेंगे 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितने? 32 मीटर अगर आप अंदर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो यहां तक दुर्बल मंडल वाले इलाके तक आते आते क्या है कि चट्टानों का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यहां पर पिघली हुई अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो कई सिद्धांत मिले हुए हैं, हमने सबसे पहले बात की थी कि उसमें पृथ्वी का घूर्णन वाला सिद्धांत भी शामिल है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें जब इसके अंदर पिघली हुई अवस्था में प्लेटें मौजूद हैं और अंदर जाओगे तो और अधिक पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, अच्छा देखो, आपने देखा होगा, हाँ, इसको हम ना एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जब आप एक गिलास के अंदर पानी लेते हैं, ठीक है, और गिलास को घुमाओगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आप गिलास को अगर इधर से इधर की ओर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे जो पानी है वो इधर से इधर की ओर घूमेगा, पानी इधर से इधर की ओर मूव करने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सभी जानते हैं ऐसा होता है। ठीक है, पानी जो जिधर तरफ आप गिलास घुमाओगे उधर से विपरीत की ओर पानी घूमने लगता है। अच्छा, हमारी पृथ्वी जैसे इधर से इधर की ओर घूर्णन करती है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर मौजूद जो लावा है, ये जो चूंकि लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, ये पिघली हुई अवस्था में है, तो ये इसके विपरीत गति करने लगता है। जो लावा है ये क्या करता है? विपरीत दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अच्छा, चूंकि इसके अच्छा, जो गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर पानी है, ये विपरीत दिशा में चलने लगता है। ठीक है, क्योंकि नीचे ठोस अवस्था है और ऊपर तरल अवस्था है। ठीक है, अगर दोनों ठोस होते हैं तो एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये तरल अवस्था में है और ग्लास की जो ये सतह है ये ठोस अवस्था में है, ठीक है, इसलिए जो जल है वो विपरीत दिशा में गति करने लगता है, क्योंकि ये तरल है और ये ठोस है। इसी तरह से जब पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी इधर से इधर घूमती है, तो ये जो तरल अवस्था में यहाँ पर लावा पाया जाता है, ये पिघली हुई चट्टानें जो हैं ये इधर से इधर की ओर गति करने लगती हैं। इस वजह से पृथ्वी के इस लावा के ऊपर वाली जो चट्टानें हैं उनमें भी गति होती है। ठीक है, एक चीज और यहां पर समझना, इनके ऊपर भी मूवमेंट होती है। एक चीज और समझना, ठीक है, उसे हम थोड़ा सा अलग इस चार्ट को हटाकर बताते हैं आपको। अच्छा, इस ये गति का एक कारण है जो कि हमने आपको बता दिया। दूसरा कारण जो चट्टानें क्यों मूव करती हैं इसको भी समझ लो। जैसे कि ये चट्टान है एक, ठीक है, ये चट्टान है, इसके नीचे लावा पाया जा रहा है। ठीक है, लावा को हम रेड से कर लेते हैं, ये लावा पाया जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि लावा पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो लावा भी गति कर रहा है, लावा इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, लावा इधर से इधर जा रहा है। अच्छा, जब लावा गति करेगा, ठीक है, और तो लावा में क्या होगा कि इसके अंदर ऊर्जा होती, लावा के अंदर गर्म है, ऊर्जा है, और जब लावा काफी अधिक इसके अंदर ऊर्जा हो जाए तो ये ऊर्जा हमेशा बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो इसलिए लावा क्या करता है? लगातार टक्कर मारता रहता है। ठीक है, लावा जो है लगातार ऊपर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए टक्कर मारता रहता है। जब भी टक्कर मारता है तो यहां पर चूंकि बहुत ज्यादा मोटाई है परपटी की, ठीक है, इसलिए परपटी की मोटाई को ये तोड़ नहीं पाता है। लेकिन आप देखोगे, आप एक काम करना, एक प्रैक्टिकल करना, एक लकड़ी को लेना, ठीक है, एक लकड़ी को लेना और लकड़ी को नीचे से प्रेशर दे करके इधर से नीचे झुकाना, इधर से, और यहां पर अंगूठा लगा करके तोड़ने का प्रयास करना। तो आप देखोगे नीचे तो नहीं टूटेगी, सबसे पहले यहां से ब्रेक होगी लकड़ी। ठीक है, लकड़ी कैसे ब्रेक होगी? लकड़ी जो है आपने ऐसी सजी लकड़ी ली थी, नीचे से प्रेशर लगाया, इधर हाथ लगा के पकड़ लिया, इधर लगा के पकड़ लिया, दोनों तरफ से, और अंगूठे से प्रेशर, यहां पर अंगूठा से प्रेशर लगाया, तो आप देखोगे जो लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी का ऊपर वाला भाग, यहां से लकड़ी जो टूटेगी। ठीक है, और इधर से ऐसी होने लगेगी, ठीक है, और इधर से ऐसी होने लगेगी लकड़ी। ठीक है, यहां पर सबसे लास्ट में टूटेगी। ऐसे ही क्या होता है, हमारी जो प्लेटें हैं, प्लेटों के ऊपर जब लावा लगातार टक्कर ऐसे लगाता रहता है, लावा लगातार टक्कर देता है, ठोकर मारता है कि भाई टूटो टूटो, ठीक है, तो प्लेटें यहां से ब्रेक करने लगती हैं, यहां से ऐसे ब्रेक करती हैं धीरे धीरे। ठीक है, जब ब्रेक करती हैं और लावा जब ऊपर टक्कर मारता है तो टक्कर मारने के बाद ऊपर तो निकल नहीं पाता है, तो लावा ने टक्कर मारा, ठीक है, एक मिनट, लावा ने ऊपर टक्कर मारी और लावा ऐसे गति कर जाता है, ऐसे। ठीक है, लावा ने टक्कर मारी और ऐसे गति करने लगा। ठीक है, अब जब प्लेटें ये टूट जाती हैं, ठीक है, जब प्लेटें टूटती हैं तो चूंकि लावा जो है इधर की ओर गति कर रहा था, ठीक है, लावा इधर की ओर, लावा ने टक्कर मारी और इधर की ओर जाने लगा, तो प्लेटें
प्लेटों के नीचे से इधर की ओर की गति मिल रही है प्लेटों को, ठीक है। तो एक प्लेट इधर की ओर गति कर जाती है और एक प्लेट इधर की ओर गति कर जाती है, और यहां पर जो रिक्त स्थान होता है यहां पर लावा निकलने लगता है। यहां पर भूकंप के साथ में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और लावा निकलकर बाहर आ जाता है। जब लावा निकलकर बाहर आ जाता है तो यहां पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चट्टानें होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक दो चट्टानें जो हैं, ठीक है, हो सकता है कि भाई ये आपकी महासागरीय चट्टान हो, ठीक है, और ये आपकी महाद्वीपीय चट्टान हो। ये महाद्वीपीय चट्टान हो, ये महाद्वीपीय चट्टान हो, या दोनों के दोनों चट्टानें जो है महासागरीय हो। अच्छा, महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानों में अंतर क्या होता है इसको भी समझ लो। महा हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, एक मिनट, पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप क्या होते हैं ये तो आप सभी जानते हो, ठीक है। एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपकी चट्टानी इलाका है, ठीक है, ये महाद्वीपीय इलाका है जहां पर हम सब लोग रहते हैं। ये आपका सागरी इलाका है, ठीक है, ये आपका सागरी इलाका है जहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। दो चट्टानें यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, ये वाली चट्टान, ये वाली चट्टान टस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नीचे से लावा ने टक्कर मारी, ठीक है, और तोड़ दिया। अब ये जो चट्टान है यहाँ से इधर गति कर जाएगी, ये इधर से इधर गति कर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर लावा आ जाएगा, ठीक है। तो लावा आकर के यहाँ पर ठोस, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ठोस चट्टानों का निर्माण कर देगा। आप देखोगे समुद्र के नीचे अधिकतर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इनका घनत्व तो अधिक होता है, ठीक है, इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। अभी बस आप इतना समझ लो कि चट्टानें जो हैं एक दूसरे मतलब चट्टानें गति कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, चट्टानें टूटती कैसे हैं, ठीक है, ये बात आपने समझ ली। चट्टानों के टूटने के पीछे कारण क्या होता है, ठीक है, चट्टानों के टूटने के पीछे यही कारण होता है। चट्टानें जो गति करती हैं टूटने के बाद इधर उधर गति करने लगती हैं, वो कैसे करने लगती हैं, आई थिंक आपने ये भी समझ लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, एक मिनट। हाँ, हमने यहां पर ये दो चीजें समझ ली, एक मिनट। काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसे समझने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम भी होगी। हाँ, क्या कहा जा रहा है, प्लेटों की गति के कारण अब जब प्लेटें टूटती हैं तो एक प्लेट इधर की ओर गति करेगी, एक प्लेट इधर की ओर गति करेगी। अच्छा, गति जो होती है तीन प्रकार से करती है। एक ये वाली गति है, ठीक है, कि भाई ये प्लेट इधर से टूट के आ रही थी और ये प्लेट इधर से टूट के आ रही, तो इस प्रकार से हो गई। एक यहाँ से क्या है कि लावा ने टक्कर मारा, टूट कर एक प्लेट इधर की ओर चली गई, एक प्लेट इधर की ओर चली गई। कई बार क्या है कि दो प्लेटें टूट कर इधर उधर हो रही थी, तो इस प्रकार से रूपांतरित परिसीमन होता है, ऐसे टकराकर निकल जाती हैं, ठीक है। अभिसारी, अपसारी और रूपांतर परिसीमन, तीन प्रकार से मतलब इन ये प्लेटें गति करती है। तीन के अलावा चौथी कोई भी गति नहीं है, ठीक है भाई। अगर कोई प्लेट है, ठीक है, तो या तो ऐसी ऐसी गति करेगी, मतलब ये ऐसी गति कर लेगी, ऐसी गति कर लेगी, ठीक है, या ऐसी गति करेगी और ऐसी गति करेगी, ठीक है, दो चीजें हो गई। या ये जो प्लेटें हैं भाई ऊपर नीचे तो हो नहीं जाएंगी, ठीक है, ये प्लेटें ऊपर नीचे हो क्योंकि प्लेटें हैं, ठीक है, स्थिर अवस्था में है। ये प्लेट ऊपर एक दूसरे के ऊपर तो गति करने नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो प्लेट एक ऐसी गति करने लगेगी, ठीक है, और एक ऐसी गति करने लगेगी। ये तीन अवस्था के अलावा चौथी कोई अवस्था नहीं जिसमें प्लेट गति करती हो, ठीक है। तो तीन ही अवस्थाएं ये हैं, ये तीन की तीनों अवस्थाएं हमने यहां पर रख ली। ये चैप्टर में नहीं दिया गया है, ठीक है, बेसिक बस थोड़ी सी जानकारी दे दी है कि इनके पीछे जो मतलब सिद्धांत कार्य करता है वो मतलब कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में नहीं बताया गया, ये हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ लिया, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में बदलाव उत्पन्न होता है जब प्लेटें गति करती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लेटें जब टूटकर एक दूसरे से अलग होती हैं तो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप लावा निकलकर बाहर आता है और उससे चट्टानों का निर्माण होता है। तो हमने देख लिया, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो, इतने नहीं होता है, कभी कभी क्या है जब दो महाद्वीपीय चट्टानें टकराती हैं तो लावा निकलकर इतने ऊंचाई तक बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, और उससे क्या है केवल भूकंप आता है। जब केवल भूकंप हाँ एक मिनट, टूट के बाहर होती हैं तब तो लावा निकलते निकलता है, लेकिन जैसे ये अवस्था अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर दो प्लेटें आकर आपस में टकरा गई, अब टकराने में यहां पर तो लावा निकले नहीं बाहर, ठीक है, और जब लावा बाहर नहीं निकला तो यहां पर क्या है कि भूकंपीय क्रियाएं होती हैं, इससे भी इस सतह के ऊपर परिवर्तन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर महाद्वीपीय शैलों में बदलाव आता है, ठीक है भाई। दोनों की दोनों चट्टानें या फिर महासागरी, अगर दो महासागरी चट्टानें टकराएंगे तो उसके अंदर क्या है कि पर्वतों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब पर्वत का निर्माण कितनी ऊंचाई तक होता है ये बात अलग है, ठीक है, महासागर के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में
दबाव उत्पन्न होता है जब प्लेटें गति करती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की गति होती है, इसी वजह से प्लेटों के अंदर भी दबाव उत्पन्न होता है और प्लेटों के ऊपरी सतह पर भी दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन जैसे कि दो प्लेटें टकराई और यहाँ का जो है जमीन ऊपर उठ गई। ठीक है, पर्वत का निर्माण हो गया। भ्रंशन अर्थात टूटकर अलग अलग हो गई प्लेटें, तो वहां पर बहुत बड़ा द्रोणी का निर्माण हो गया, गड्ढे का निर्माण हो गया। एंड ज्वालामुखी क्रिया, जिसको हमने समझ लिया, इतनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लो, इतना सही है। ठीक है, बाकी जब हम क्लास 11th में जाएंगे, 10th 11th में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर इसके बारे में बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बता देना, पार्ट 2 में हम आपको वो चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जो प्लेटों की गतियां हैं मुख्य रूप से इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया, चौथी कोई गति नहीं है। ठीक है, ये 3 प्रकार की गति ही प्लेटें करती हैं। अब तीनों प्रकार की गतियों को एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, इन्हें अभिसारी परिसीमन कहते हैं। कुछ प्लेटें हैं जो एक दूसरे के करीब आ गई। अच्छा, जब करीब आएंगी, एक प्लेट इधर आ रही और एक प्लेट इधर आ रही, ठीक है, करीब आएंगी, तो इसे कहते हैं अभिसारी परिसीमन। इसमें क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी तो टकराएंगी। ठीक है, और हर बार जरूरी नहीं कि प्लेटें टकरा करके, जैसे हमने देखा, हम इमेजिन करते हैं कि दो ट्रेनें टकराई और ऊपर की ओर उठ गई। ठीक है, हर बार ऐसा तो नहीं कि भाई मतलब, और ऐसा होता भी नहीं है कि भाई दोनों की दोनों प्लेट टकरा करके ऊपर की ओर उठ जाएं। होता क्या है, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो इनमें क्या है कि घनत्व की बात आती है। जैसे कि कुछ प्लेटें बनी होती हैं, देखो हमने बात की यहाँ पर प्लेटें जो आग्नेय शैलों से चट्टानें बनी हुई होती हैं, ये चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। हमने यहाँ पर बात की थी, एक होती हैं, हमने देखा था अंतर्भेदी आग्नेय शैल चट्टानें बनती हैं और एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल चट्टानें बनती हैं। जो अंतर्भेदी आग्नेय शैल चट्टानें बनती हैं, इनका घनत्व तो अधिक होता है, ये बेसाल्ट चट्टानें कही जाती हैं। ठीक है, और जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल चट्टानें बनती हैं, इनका घनत्व तो कम होता है। तो इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से जिस चट्टान का घनत्व तो अधिक होगा वो चट्टान नीचे की ओर धंस जाएगी, और जिस चट्टान का घनत्व तो कम होगा, अर्थात जो मतलब अगर हम मतलब इसका एग्जाम्पल बताएं कि भाई बहिर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल क्या है, जिन जिन चट्टानों का घनत्व तो कम होता है वो होती हैं ग्रेनाइट प्रकार की। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानें वो होती हैं जिनका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप समुद्र के नीचे वाले जितनी भी चट्टानें देखोगे, महासागर के नीचे, उनका घनत्व तो हमेशा अधिक होता है, और महाद्वीपीय चट्टानों का घनत्व तो कम होता है। तो महाद्वीपीय चट्टानों को ग्रेनाइट चट्टान कहा गया है। ठीक है, और महासागरीय चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहा गया है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई एक चट्टान थी जो महासागरी थी और एक चट्टान थी जो महाद्वीपीय थी, दोनों आई। ठीक है, आकर के टकरा गई। अब जब ये टकराएंगी तो क्रिया क्या होगी, ये देखो 3D के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बट आप जब एग्जाम में जाकर के लिखेंगे तो वहां पर हाथ से ही आपको चार्ट ड्रॉ करना होगा, तो इसको सीखो। ठीक है, जब ये दोनों चट्टानें टकराएंगी तो अवस्था क्या होगी, ये जो जो अधिक घनत्व वाली चट्टान है वो कम घनत्व वाली चट्टान के नीचे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और जो कम घनत्व वाली चट्टान है वो ऐसे आकर के ऐसे टकराएगी। इससे जब टकराएगी तो यहां पर क्या होगा कि पर्वत का निर्माण हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर पर्वत का निर्माण होगा। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि अधिक घनत्व वाली चट्टान ही नीचे की ओर क्यों जाएगी, कम घनत्व वाली क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, आगे चल करके डिस्कस करेंगे, क्लास 11 की एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में बताया गया। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल का एक चीज और समझिएगा, हमने यहां पर अभी डिस्कस किया था, ये हमारी पृथ्वी का भाग है, ये ऊपर की परपटी हो गई, ये आपका मेंटल हो गया। मेंटल के अंदर यहां पर पाया जाता है क्या, दुर्बल मंडल, जहां पर पिघली हुई अवस्था में चट्टानें। ठीक है, अब जो पिघली हुई अवस्था में चट्टानें हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या है कि इनकी ये अपनी ओर चीजों को, इनके अंदर चुंबकत्व तो अधिक है। ठीक है, ये अपने पास में चीजों को खींचती रहती है। ठीक है, अब जो अधिक घनत्व वाली चट्टान है और कम घनत्व वाली चट्टान टकराएगी तो अधिक घनत्व वाली चट्टान को ये नीचे की ओर खींचने लगेगी। ठीक है, जब नीचे की ओर खींचेगी तो यहां पर अधिक घनत्व वाली चट्टानें जाकर के इस दुर्बल मंडल में मिल जाएंगी। ठीक है, अब लावा में गई तो ये चट्टानें भी पिघल जाएंगी। जब चट्टानें पिघलेंगी ये वाली, तो इससे क्या होगा कि और अधिक लावा का निर्माण होगा। जब और अधिक लावा का निर्माण होगा और साथ ही तो क्या होगा, यहां पर लावा कहीं ना कहीं से निकलने का प्रयास करेगा और चट्टान को तोड़कर भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के रूप में बाहरी लावा आएगा। ठीक है, अब जो ये वाली चट्टान यहां से इसमें टकराई थी, ठीक है, जो टकराई थी, ये चट्टान इससे टकरा करके यहां पर पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार से इसमें चीजें हो सकती हैं, या तो महाद्वीपीय चट्टानें टकराएं, जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय चट्टानें टकराती हैं
हैं तो मतलब इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी आने की बहुत कम उम्मीद होती है। लेकिन जब महासागरीय और महाद्वीपीय चट्टान टकराती है तो यहां पर केवल चट्टानों का भाग ही जाकर के लावा में नहीं मिलता है। महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानें जब टकराती हैं तो काफी अधिक मात्रा में इस द्रोणी से, जो यहां पर द्रोणी होगी, यहां से जल भी जाता है जो ध्रुव मंडल में पहुंचता है। और ध्रुव मंडल में पिघली अवस्था में चट्टानें, जब जल वहां पर जाता है तो जल जलवाष्प में बदल जाता है। एक तो आग थी और उसमें डाल दिया पानी, ठीक है। अब पानी जो था वो भी भाप बन गया। तो भाप और मतलब जो चट्टानें पिघली अवस्था में लावा बन गई थी, दोनों मिलकर के इसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं और यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन जब दो महाद्वीपीय चट्टानें टकराती हैं तो ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत कम आती हैं, क्योंकि जल नीचे जा नहीं पाता है, केवल ये चट्टानें ही जाती हैं, ठीक है। केवल चट्टानें जाती है, जो जल नहीं जाता है तो उतनी अधिक ताकत नहीं मिल पाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो हो जाती, नहीं तो उतनी अवस्था में नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, दो, जैसे कि हाँ, दो जब महासागरीय चट्टानें टकराती हैं, ठीक है, दो महासागरीय अगर चट्टानें टकराएं तो वहां पर नीचे की तरफ में अगर आप देखोगे तो जल बहुत बड़ी मात्रा में नीचे जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि नीचे ज्वालामुखी आने के काफी अधिक संकेत मिलते हैं, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो यहां पर जो चैप्टर का हमारी मांग है कि भाई किस तरह से ये चट्टानें टकराती हैं, ठीक है। इनकी एक अवस्था ये अभिसारी परिसीमन है जो इस तरह से टकराती हैं, और इसमें एक प्लेट नीचे की ओर चली जाती है, एक प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा, जो ये प्लेट इधर से इधर की ओर आई है, जैसे कि दो प्लेटें थी, एक ये थी और एक ये थी, ये दोनों एक ही में जुड़ी हुई थी प्लेटें, ठीक है। लेकिन जब टकराई तो टकराने के बाद में यहां से मतलब क्या हुआ, यहां पर लावा ने काफी देर टक्कर मारी, ये प्लेट टूटकर आगे बढ़कर चली गई और इससे आकर टकरा गई। अब यहां पर जो रिक्त स्थान खाली होगा, यहां पर ये जो यहां से प्लेट नीचे गई, ठीक है, और ये जो लावा निकल, यहां से लावा बना, लावा क्या दिखता हुई, वही लावा यहां से आकर निकल जाएगा और यहां पर इसकी पूर्ति कर देगा, भर देगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, रिक्त स्थान कभी भी नहीं बचता है, रिक्त स्थान कभी बचता ही नहीं है, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई, मतलब कहना कि भाई प्लेट यहां से मूव करके वहां चली गई तो यहां पर रिक्त स्थान हो गया, तो रिक्त स्थान नहीं बचतेगा, ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, ठीक है। तो पहली गति को हमने यहां पर डिटेल में समझ लिया। अब दूसरी गति की हम बात करते हैं, जो है आपके सामने अपसारी परिसीमन। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, करीब आती हैं वो तुमने समझ लिया, दूर जाती हैं इसे कहते हैं अपसारित परिसीमन। एक है आपका अभिसारित परिसीमन, अपसारित परिसीमन, इसको समझते हैं। वैसे इसके बारे में जान चुके, जैसे कि एक ये प्लेट थी, ठीक है, एक प्लेट थी, प्लेट के नीचे से मतलब काफी लावा ने टक्कर मारा और टक्कर मार के इधर चला गया। अब टक्कर मार कर ऊपर निकलने की जगह नहीं तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करेगा लावा, ठीक है, ऐसा करेगा। जब ऐसा कर रहा है ये फिर ऊपर गया, ठीक है, टक्कर मारा, इससे इसकी हीट कम हुई, ठीक है, ऊर्जा कम हुई, कम होकर इधर आया, इधर जब ऊर्जा कम हुई तो ये फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे हो गया। तो इस प्रकार का ये लूप चलता रहता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे एक प्रकार से लूप चलता रहता है इस प्रकार से, ठीक है। ये करते, और जब ये चट्टान टूट जाती है तो यही जो लावा टकरा करके इधर आ रहा था, यही लावा इस प्लेट को इधर मूव करा देता है और ये इधर मूव करा देता है। तो इस तरह से प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं अब अपसारित परिसीमन, ठीक है, अपसारी परिसीमन, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ये अभिसारी है केवल, ता यहाँ पर आई थिंक गलत लग गया है, ठीक है, मैं अगले पार्ट में से क्लियर कर दूंगा, ता गलत लग गया, ठीक है। अभिसारी और अपसारी, ठीक है, ता गलत लग गया है, बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़, तीसरा जो मतलब होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं, जैसा कि यहां पर हुआ, ये टूट के नीचे चली गई और यहां पर पर्वत का निर्माण हो गया। या तो टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो मतलब क्या है, एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो वे टकराकर टूट जाती हैं या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। कभी कभी ये दो अवस्थाएं हमने देख ली, ठीक है। कभी कभी ये वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करने लगती हैं, कि भाई ये प्लेट इधर से इधर आई, ठीक है, इधर से इधर आ रही थी, और ये प्लेट थी जो इधर से इधर की ओर जा रही थी, ठीक है। अब आई टकरा करके इस प्लेट ने इधर की ओर गति करना शुरू कर दिया, उस प्लेट ने इधर की ओर, ठीक है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह की गति। कभी कभी ऐसा भी होने लगता है। तो इस प्रकार की जो गति, इसको हम कहते हैं रूपांतर परिसीमन। क्या कहते हैं? रूपांतर परिसीमन, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेटों के किनारों पर स्थित क्यों है, इसका कारण अब मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्यों। फिर रीजन बता देता हूं, जैसे कि ये प्लेट इधर थी, ठीक है, एक मिनट, ये क्या बना दिया मैंने,
इतने बारीकी से मतलब कोई और नहीं समझाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हो तो बता देना। जैसे कि भाई एक प्लेट इधर से इधर आई, ठीक है, और इधर से इधर आई, ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा गई। टकराने के बाद में इस प्लेट ने नीचे की ओर गति कर दी, ठीक है। ये थी आपकी महासागरीय प्लेट और ये थी महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, ये द्वीपीय प्लेट थी। जब ये नीचे की ओर चली गई तो ये प्लेट इससे टकराकर ऊपर गई, यहाँ पर क्या है कि पर्वतों का निर्माण हो गया और इसका जो भाग था वो नीचे चला गया। जब ये नीचे गया तो यहाँ पर इसके साथ पानी भी गया और ये प्लेट जो थी वो लावा में मिलकर पिघल गई। अब लावा की अधिकता भी हो गई, ठीक है, और पानी भी मिल गया। जब लावा भी मिल गया, पानी भी मिल गया, तो पानी बन गया स्टीम और उसने यहीं पर क्या है कि ज्वालामुखी फोड़ना शुरू कर दिया, यहीं पर फोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा प्लेटों के किनारों पर ही होता है, या फिर यहाँ से प्लेट थी, ठीक है, ये गति करके यहाँ से यहाँ पर गई, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ पर गई और यहाँ पर क्या है कि लावा की अधिकता हो गई और ये छोटी प्लेट थी, तो लावा ने यहाँ से दाब पड़ा, ठीक है, और यहाँ पर आकर फोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ से निकल गया लावा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती, ठीक है। प्लेटें गति करती रहती हैं, ठीक है, लेकिन प्लेटों की जो स्थान है वो रिक्त कभी नहीं रहते। जहाँ से प्लेट मूव करती है वहाँ पर लावा आ जाता है और वो स्थान को पूर्ति कर देता है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक की, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं अगले पार्ट में उसे क्लियर कर दूंगा। अब हम यहाँ पर देखो महाद्वीपीय जो है प्लेटें जो है उनके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से कहाँ पर महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 हैं। यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागर। 7 प्लेट है, ठीक है। और एक आपकी अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो इनके बारे में हम समझ चुके हैं, तो इसे ज़्यादा तवज्जो देने की अभी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं गोंडवाना भूमि के ऊपर। गोंडवाना भूमि से पहले हम पृथ्वी का इतिहास एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का इतिहास समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, सही नहीं बनाया, थोड़ा सा गोल करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। गोल तो फिर भी नहीं हुआ लेकिन चलो सही है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर स्टार्टिंग में क्या था, अगर आप देखोगे तो केवल एक ही महाद्वीप था और बाकी पूरे इलाके में महासागर था। जो ये महाद्वीप था इसका नाम था क्या? पैंजिया महाद्वीप था। और इस महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। हुआ ये कि भाई इससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो भी हमने समझी, इसी प्रकार की नीचे घटनाएं घटी। भाई लावा ने नीचे से दबाव मारा, ठीक है, और लावा नीचे से दबाव जब मारा तो इस प्लेट को 2 भागों में तोड़ दिया। अब अवस्था क्या हुई, ये हमारी पृथ्वी और एक ये महाद्वीप हो गया और एक ये महाद्वीप हो गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग थे, मैं सही से बना देता हूँ। एक ये महाद्वीप हो गया, बीच वाला जो इलाका था यहाँ पर आ गया महासागर। ये प्लेटें टूटकर एक दूसरे से अलग हो गई। अब जब बीच में महासागर आ गया तो इस महासागर का भी एक नाम पड़ा, ठीक है। ऊपर वाली जो प्लेट हुई इसको नाम दिया गया यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशिया, ठीक है, या फिर इसे अंगारा भूमि भी कहा जाता था। नीचे वाली प्लेट को नाम दिया गया गोंडवाना भूमि, ठीक है। और जो बीच में ये सागर आया, प्लेटें टूटकर अलग हुई तो बीच में सागर आया और इस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या है? टेथिस सागर, इसको टेथिस सागर नाम दिया गया। फिर और समय बीता, तीसरी अवस्था ये आई कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर वाला ये महाद्वीप था और नीचे वाला महाद्वीप था, ये और टुकड़ों में डिवाइड होने लगे, क्योंकि नीचे लावा गत कर रहा है और लावा नीचे से दच मचाए कि भाई टूटो, हटो, अलग हटो, हमें भाई निकलने दो बाहर, ठीक है, तोड़ने में लगा हुआ है। तो ऊपर वाली जो प्लेट थी जिसे हमने अंगारा भूमि या फिर यूरेशिया प्लेट कहा, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। यहां से इधर वाला बना आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और इधर वाली जो भूमि थी इसको कहा गया यूरोप। क्या कहा गया? यूरोप कहा गया, ठीक है। नीचे वाली जो भूमि थी ये धीरे धीरे 5 टुकड़ों में डिवाइड होगी। कितने? 5 टुकड़ों में, ठीक है। एक ही हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। एक आपका ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये वाली जो नीचे वाली भूमि थी इसको अंटार्कटिका कहा गया, ठीक है, अंटार्कटिका। या फिर हम एक काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये मतलब क्या है कि नीचे वाली प्लेट फिर मूव करके और नीचे चली गई, ये आपकी अंटार्कटिका हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाला इलाका बचा था, यहाँ पर एक इधर का निकला, ये वाला आपका अफ्रीकन प्लेट, इसे अफ्रीकन प्लेट कहा गया। एक आपकी भारतीय प्लेट निकली, इसे मतलब जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, और एक आपकी नीचे वाली इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। मतलब ये वाली दोनों मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पूरा पूरा नहीं मुझे लग रहा है। एक तो आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक, एक आपकी उत्तर अमेरिकन प्लेट हो गई, एक आपकी दक्षिण अमेरिकन प्लेट, एक अफ्रीका प्लेट वाली, हाँ, अफ्रीका और इंडोनेशिया, और नीचे अंटार्कटिका।
हाँ सही है। ये वाली, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये वाली जो प्लेट थी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ठीक है, और ये वाली प्लेट को अफ्रीकन प्लेट कहा गया। एक मिनट, ये वाली अफ्रीका हो गई, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गई, और एक आपकी अंटार्कटिका हो गई। एक अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। एक गड़बड़ कर रही है कहीं से यार, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट ये वाली हो गई। एक दो तीन चार पाँच छः, सातवीं प्लेट कहाँ गई? ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है एक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक ही में है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यार सात तो इधर से आ रही हैं। एक दो तीन चार पाँच छ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है यार। यूरेशियन प्लेट भी हो गई, उत्तर सर अफ्रीकन, हाँ ये अफ्रीकन प्लेट एक अलग है। मैं वही समझ रहा था, देखो इसी चीज का एक अफ्रीकी प्लेट अलग है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये वाली आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये वाली आपकी एक अलग प्लेट होगी, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और एक आपकी, एक मिनट वही चीज़ तो है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हाँ एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाली प्लेट में भूल रहा था, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, ये वाली प्लेट में भूल रहा था, ठीक है। तो एक प्रशांत महासागरीय प्लेट भी निकल के आई, जो कि इन्हीं में से कहीं से, मतलब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इधर तरफ की, हाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ये वाली प्लेट, ठीक है, ये वाली प्लेट, ठीक है, जैसे कि ये वाली है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रशांत महासागरीय प्लेट निकली जो अलग हुई। मैं इसको जोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए मैप में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इसी तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी भटकते इधर उधर है, ठीक है। तो भटकना नहीं है, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसको मैं महासागरीय प्लेट है ना, इसीलिए इसको मैं ज़्यादा सा उसे ध्यान नहीं दे पा रहा था, केवल मैं महाद्वीपीय प्लेटों को ही देख रहा। तो इस तरह से ये अलग अलग प्लेटों में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो उन्हीं में से, एक मिनट इरेज कर लेते हैं, फिर से बनाते हैं इसे हमें, ठीक है, फिर से बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, पृथ्वी पर एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया, ठीक है। इनमें से ये वाली जो है एक नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और एक आपकी ये यूरोप बन गई, ठीक है। ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली प्लेट, ठीक है, इन दोनों में से एक निकल के गई होगी, एक ऐसे निकल के गई होगी जो कि एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है। ये वाली जो भूमि थी, ये वाली यहाँ से हम कर सकते हैं, एक आपकी साउथ अमेरिका हो गई, ठीक है, ये वाली आपकी हो गई कौन सी, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका। इसके अलावा एक निकल के आ गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक आपकी अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कट के ये निकल गया प्रशांत महासागर, जो कि दोनों से निकला होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एक ही प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें ये महासागरीय प्लेट है, जो कि एक मतलब सिंगल प्लेट ही दिखाई दे रही है, तो ये मतलब दोनों से टूट के निकली होगी, ठीक है। इस तरह से प्लेट निकली। अब आज के इस चैप्टर में हमें, चूंकि हमारा भारत देश अगर हम देखें तो गोंडवाना भूमि का भाग निकल के आता है, ठीक है, और तैतीस सागर ये है, ठीक है। जब चूंकि भारत जो है हमारा यहाँ से चल के गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया जा करके, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ टकराया जा करके, तो यहाँ पर बीच में 33 सागर आ रहा था। तो इन दोनों को हम यहाँ पर अब समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ये भारत से जुड़ा हुआ इतिहास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। टाइम बहुत लग रहा है, मैं इस बात को समझता हूँ, ठीक है, बट डीपली हर टॉपिक को समझोगे दोबारा भूलोगे नहीं। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था, ठीक है। प्राचीन भूभाग, अगर हम प्राचीन भूभाग की बात करें, जो मतलब सबसे पहला, मतलब सबसे पहला महाद्वीप था उसका, ठीक है, प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके भूभाग शामिल थे। इतने जो इलाके अगर आप देखोगे तो ये गोंडवाना भूमि से टूट के निकले हुए हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। संवहनी धारा जो पृथ्वी के नीचे मतलब लावा में गति होती है, ठीक है, जो लावा में गतियां चलती हैं, जो धाराएं निकलती हैं चलती हैं, कि भाई ऊपर टक्कर हुआ फिर इधर चली गई, इधर चली गई, टक्कर से तोड़ता रहा और जो टूटती गई उसे इधर भगा ले गए, इधर भगा ले गए, ठीक है, यहाँ पर लावा निकाल कर पूर्ति करती। तो इस तरह से संवहनी धाराओं ने जो भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी, ये गोंडवाना भूमि से जब अलग हुई तो उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इस मैप में तो ये वाला आपका उत्तरी इलाका है, ये दक्षिणी इलाका है, ठीक है, ये दक्षिणी इलाका है, और ये आपका एक मिनट उत्तर, ये दक्षिणी इलाका है, ठीक है, ये पूर्वी इलाका है,
और ये पश्चिमी इलाका है। यहाँ पर आपका गोंडवाना भूमि थी, ठीक है। तो गोंडवाना भूमि से ये जो प्लेट थी ये वाली, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये टूट करके और ऊपर की ओर गति करने लगी, ठीक है। कैसे गति किया वो हमने यहाँ पर मैप में रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आज से 71 मिलियन साल पहले यहाँ पर था भारत, ठीक है, यहाँ पर था। ये कितना, एक साल में 16 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर इसने गति की, ठीक है। और मतलब इसे 71 मिलियन साल लग गए यहाँ से और वहां तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। इतने साल लगे इसे। धीरे धीरे यहां से वहां तक गति की और गति करके जाकर के ऊपर टकरा गया, ठीक है। गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, इससे जाकर टकरा गई, ठीक है। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। पैंजिया महाद्वीप जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये इसका जो आपका गोंडवाना भूमि है ये इसका दक्षिणतम भाग है। जैसे कि भाई ये भूमि है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ठीक है। तो ये टूटकर ये दक्षिणी एक में ये दक्षिणी, ठीक है। तो दक्षिणी भाग है, वही कहा जा रहा है पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है, ठीक है। उत्तर में अंगारा भूमि, दक्षिण के उत्तर में, हाँ, यानी कि ऊपर साइड में, ठीक है। अंगारा भूमि है, अंगारा ऊपर वाला, हाँ। एक मिनट इसको थोड़ा सा डीपली समझ लो, कहा गया है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ये आपका पहले मतलब स्थलीय भाग था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय, एक मिनट इसमें महाद्वीपीय भाग, ठीक है। कहा जा रहा है ये प्राचीन विशाल, एक मिनट, ये प्राचीन विशाल, ये गोंडवाना भूमि जो है ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, अर्थात दक्षिणी भाग को जो नीचे वाला इसको कहा गया है क्या, गोंडवाना भूमि, और उत्तर के भाग को अंगारा भूमि, अर्थात इसे अंगारा कहा गया, ठीक है। इस अंगारा कहा गया, ये अंगारा हो गया और ये आपका गोंडवाना हो गया। अब गोंडवाना के किस तरह से टुकड़े हुए, भारत का निर्माण कैसे हुआ, वो हमने यहाँ पर भारतीय प्लेट जो है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कही जाती है, इसका निर्माण कैसे हुआ वो हमने देख लिया। और ये यहाँ से आकर ऊपर टकरा गए। जब टकराए तो उसके बाद में टेथिस सागर भी था, टेथिस सागर का क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर भू अभिनति के अवसादी चट्टान बहित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। कहने का अर्थ ये, जब ये भारत यहाँ से बह करके ऊपर गया और टकराया, ठीक है, तो भारत के यहाँ पर जो इलाका था, यहाँ पर चूंकि तटीय इलाका था, इसलिए यहाँ पर कई सारे अवसाद थे जो नदियों के द्वारा बहकर आते रहते थे, जमा हुए थे। इसी तरह से अगर हम ऊपर यहाँ पर देखें, जहाँ से पर जाकर ये टकराया, ठीक है, तो यहाँ से भी नदियाँ बहकर आती होंगी और यहाँ पर भी तटीय इलाका होगा, यहाँ पर भी कई सारे अवसाद जमा होंगे, ठीक है। तो जब ये टकराव हुआ, ठीक है, तो इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस सागर भू अभिनति के अवसाद, यानी कि टेथिस सागर में किनारे पर जो अवसाद थे ये वलित होकर, अर्थात ऊपर उठ गए, ठीक है, ऊपर उठकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला, हिमालय और पश्चिम एशिया, ठीक है, एशिया का पश्चिमी भाग, वहां के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। पश्चिम एशिया हिमालय का ही भाग है, ठीक है, हिमालय पश्चिम एशिया अर्थात इधर का ये वाला, ठीक है, हिमालय और पश्चिम एशिया के मतलब पर्वत श्रृंखला के रूप में यहाँ पर विकसित हो गए। इस तरह से इस पूरे के पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, टेथिस सागर जो था, अब चूंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत आ गया तो टेथिस सागर यहाँ से चला गया, तो टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे में नीचे धंसने। अच्छा, जब ये भारत जो था, एक मिनट, ये जो भारत भूमि थी, ठीक है, जब ये भारत भूमि ऊपर जाकर टकराई तो यहां पर पहले से मतलब क्या था, पठारी इलाका था, जब टकराई तो पठारी इलाका नीचे धस गया, ठीक है, धस गया, ठीक है। वही कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धसना, ये वाला उत्तरी किनारा था, ठीक है, ये वाला उत्तरी किनारा है पठार का, ठीक है। तो ये और नीचे धस गया, धसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ यहां पर। अब ये तो देखो ऊपर टकरा करके यहां पर्वत का निर्माण हो गया और ये नीचे धस गया, तो ये वाला जो इलाका था यहां पर ऐसी द्रोणी का निर्माण हो गया, गड्ढे गुड्ढे, ठीक है। यहाँ की जो जमीन थी ऊबड़ खाबड़ हो गई, बहुत ज्यादा भारी गड्ढे, इनका निर्माण हो गया, ठीक है, द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गई। अच्छा, जब ये हिमालय पर्वत जाकर के बना तो यहाँ पर जो सागर था, ठीक है, सागर का पानी कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला आया, ठीक है, और जो बचा हुआ पानी था वो नदियों के रूप में बह करके इधर से ऐसे आया, ठीक है, नदियों के रूप में बहकर के इधर से ऐसे आया। जब ये नदियों के रूप में बहकर के ऊपर से नीचे आया तो अपने साथ में अवसादों को भी लेकर के आया, एंड इसके अलावा समय के साथ में बारिश हुई और भी कई सारी घटनाएं घटी थी, तो पानी यहां से बह करके आया। जब
पानी यहाँ से बहकर के आया और साथ ही साथ इधर से भी उधर धंसा जा करके, तो जब इन पठारों के ऊपर जो बरसात हुई, पठारों से भी नदियां निकल कर उधर गई। तो जब नदियों से जो पानी आया, नदियां अपने साथ में लेकर के आई कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, इन्हें अवसाद कहा जाता है, अवसाद। और ये अवसाद जा करके इन्हीं द्रोणियों में निक्षेपित होने लगा। भाई ऐसा इलाका था, ठीक है। अब यहाँ से पानी बहा, पानी के साथ में जो कंकड़ पत्थर आए वो आकर यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर ऐसे क्या है, इस इलाके को धीरे धीरे लंबे समय में समतल बना दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये जो द्रोणी थी ये यहाँ पर भरने लगी। इस प्रकार जड़ोल निक्षेपों से निर्मित इस विस्तृत समतल भूभाग को भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये जो इलाका था धीरे धीरे ये द्रोणी भर गई और यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान बन गया। अब चूंकि नदियों के द्वारा लाया अवसाद था, इसलिए इसमें अगर हम देखें तो इस अवसाद से कहा जा रहा है, चूंकि उत्तर मतलब नदियों के द्वारा लाए हुए अवसाद से इन मैदान का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस मिट्टी में उर्वरता बहुत अधिक है, ठीक है। उर्वरता बहुत अधिक पाई जाती है। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक बार विश्व के मैप में चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक मिनट, इसमें नहीं, ऊपर वाले में चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला मैप। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है वो टॉपिक, अगले देख लेते हैं, एक बार दिया गया होगा मैप कहीं ना कहीं। मैप तो हमने और नहीं रखा है, चैप्टर 3 में भी हमने नहीं रखा। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ऐसे ही आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं जो हमारा मैप अभी है उसमें से, ठीक है। जब हमारा ये मतलब इंडियन प्लेट जाकर के टकराई, ठीक है, इंडियन प्लेट जाकर जब यहाँ पर टकराई, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला यहाँ से ये टेथीस सागर था, ये पूरा टेथीस सागर था ये वाला, ठीक है। जब इंडियन प्लेट ये वाली है, ठीक है, ये पूरी ये वाली जब ये जाकर टकराई यहाँ पर, तो हुआ क्या इससे, इससे हुआ ये कि यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। जो जल था वो कुछ इधर चला गया और कुछ जल नदियों के रूप में भारत में ऐसे प्रवाहित हो गया। लेकिन ये वाले जो इलाके आप देख रहे हो यहाँ पर टेथीस सागर का जल बना रहा, ठीक है। भाई यहाँ पर जाकर टकराई, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में मतलब नहीं टकराई, यहाँ पर अवसाद नहीं थे कि यहाँ पर पर्वत बन पाए, ठीक है। और जब यहाँ पर पर्वत नहीं बन पाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवसाद नहीं थे, तो यहाँ पर अभी भी ये टेथीस सागर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं से कभी कभी क्या होता है कि बादल बन के आते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बरसात करवाते हैं हमारे भारत देश में, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसको अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि अभी तक का जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट कर देना। आगे का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, एक मिनट, आगे का जो टॉपिक है भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण, ठीक है, ये अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां से पार्ट 2 में आपका रहेगा भारत का भौगोलिक वितरण। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से, ठीक है, जिसमें निर्माण काल के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला और नदियों के आधार पर, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपका महान या फिर आंतरिक हिमालय, हिमाचल हिमालय और इसके अलावा शिवालिक, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। इसमें जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर और नदियों के आधार पर हिमालय जो है, ठीक है, इसका जो बना है, पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन चारों को पार्ट 2 में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में उत्तरी मैदान और उत्तरी मैदान के अलावा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ये डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4 में भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और ये आपका द्वीप समूह, इन तीनों को कवर करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर इन चारों पार्ट का एक वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा। अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया है, अगर कोई आपकी मतलब क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। आगे आज ही इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा एंड पार्ट 3 भी आज ही लाने का प्रयास करेंगे। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो भी यूज करते हो फॉलो कर लें, टेलीग्राम पर जरूर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सएप चैनल हमने बना रखा है, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको नोट्स परचेस करने तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अगर 10 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।